अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हुजूर आप आए तो सरे आफरनिश पा गई, हुजूर आप आए तो अंधेरों से निकल कर उजालों में आ गई दुनिया। हुजूर जलते हैं जिस मकाम पर जिब्राइल के पर, उन हकीकतों से आशना आप ही हैं। हुजूर आप ही हैं जिनके गुलाम हर ज़माने में टुकड़ा बढ़ा देते हैं सरफरोशी की दास्तानों में। हुजूर ये ज़िंदगी आपकी अता है, वरना हम मर गए होते। हुजूर आप दानाए सुबुल, आप ख़त्मुल रसुल, आप मालिके कुल हैं। हुजूर आप हैं जो गुबारे राह को फ़रोग़े वादिये सीना देते हैं। हुजूर आप ही हैं जो अपने ग़ुलामों को कभी ना नहीं कहते। आपके आने पर तला बदरुल अलैना की सदा गुजती है, आपके चेहरा अनवर की एक झलक के वसीले से आलम को ज़िया मिलती है। हुजूर आप ही के ग़ुलाम हैं जो तपते कोयलों पर आहद आहद की सदा देते हैं। हुजूर ये आपके ही ग़ुलाम हैं जो ताजे सरदारा पाँव की ठोकर पर रखते हैं। हुजूर ये आपके ही ग़ुलाम हैं जो घर में फ़कत अल्लाह छोड़ के आते हैं। हुजूर ये आपके ही ग़ुलाम हैं जिन्होंने आपके दिए हुए दीन की खातिर ना दश्त छोड़े, ना दरिया, ना सहरा। हुजूर अब वज़ुहा के चेहरे वाले, हुजूर वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, हुजूर अलम नशरह के सीने वाले। हुजूर आप ही हैं जो वरफ़अना लका ज़िक्र की बशारत सुनाई गई। हुजूर आप ही हैं जिनके दुश्मन बेनामो निशान रहेंगे। हुजूर आप ही हैं जिनके होने से ज़िंदगी नगमा सराई है। हुजूर आप ही जिन्होंने ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, गरीबों को सीने से लगाया, औरत को उसका मकाम दिलाया। हुजूर आप ही हैं जिसके दो जहां मिल्क थे मगर जौ की रोटी ग़ज़ा थी। हुजूर आप हैं जो हमारी फ़िक्र में परेशान रहे। हुजूर आप हैं जो हर घड़ी हमारी फलाह चाहते, इस्लाह चाहते। हुजूर आप ही हैं जिसने हमें एक उम्मत बनाया, एक कुरान दिया, फिर आपके ग़ुलामों ने कैसरो किसरा के दरो दीवार हिला दिए। मगर अब हुजूर ये हम ही हैं जो आपका दिया दर्स भूल गए। फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ, हम बयानात से आगे न बढ़ सके। लिबिया तबाह हुआ, हम तमाशाई ठहरे। इराक बर्बाद हुआ, हम सुम्मुम बुकमुम की मिसाल बने रहे। अफ़ग़ानिस्तान तबाह किया गया, हम शरीके जुर्म रहे। ईरान पर हमला हुआ, हम ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद रहे। और अब जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन के मदू थे कभी कैसरो किसरा, खुद आज वो मेहमान सराय फ़ुकरा है। हम नेक हैं या बद हैं, फिर आखिर हैं तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है, अगर हाल बुरा है। ए खासाने रसुल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। नाज़रीन, रहमतुल आलमीन जिनकी पूरी ज़िंदगी दीन है और उनकी आमद के बाद जो तब्दीली पूरी इंसानियत के अंदर आई और जो ज़िंदगी गुजारने का मकसद समझ आया, उसी पर आज बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी तौर पर मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब मौजूद। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। एक ही बुनियादी सवाल जिसका तफसीलन चाहेंगे कि आप तारीख़ के हवालों से और मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक हमें ये समझाएं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो क्या फ़र्क पड़ा, और फिर जब हम उन तालीमात पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, और जब हम उनको कहीं फरामोश कर देते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। इस मुबारक महीने में भी अगर हम हसद, कीना और बुग़्ज़ रखेंगे और मुसलमानों के ईमान और उनके इश्क और मोहब्बत को परखने के लिए अपने बनाए हुए खुद साख्ता पैरामीटर्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे नफ़रत और इंतशार पैदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अल्लाह ने जो बनाई वो तो कोई इंसान उसके मिसल हो ही नहीं सकता। कहाँ से लाए हम वो मुबारक और नरम रुखसार, कहाँ से लाए वो हम चेहरा दो आलम का सहीफ़ा, कहाँ से लाए हम वो मुनव्वर आंखें, कहाँ से लाए हम उसके ऊपर जो आबरू का हिलाल हैं,
کہاں سے لائے ہم وہ گلابی ہونٹ، کہاں سے لائے وہ ہم چمکتے ہوئے دانت، کہاں سے لائے ہم وہ گھنی اور مبارک داڑھی۔ کسی نے کیا خوب کہا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہیں کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہیں کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہیں کہ یزداں کی زباں بول رہی ہیں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے بادل، قراءت ہیں کہ اسرار جہاں کھول رہی ہیں، یہ دانت یہ شیرازہ شب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک، یہ عکس متانت ہیں کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہیں دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، آپ نے فرمایا تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ تو کریم ہیں اور آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی کریم تھے، آپ کا خاندان کریم ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے کہی جنہوں نے حسد کیا، کنویں میں انہیں ڈال دیا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، آپ کو غلبہ حاصل ہوا، ان سے انتقام لینے کی آپ کو قدرت تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے معافی کا دن ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب صحابی رسول نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی، میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہیں بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ بس پیغام یہ ہے کہ ربیع الاول میں آقا کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے، اور آقا کی ولادت اور آمد پر ساری دنیا خوش ہوتی ہے، خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آنے لگا ہو، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، خواتین بھی خوش ہوتی ہیں، مرد بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن سیلیبریشن کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بچے گلیوں میں نکلتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پھول پتیاں نچاور کرتے ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ گھروں میں
ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के खाने तैयार करती हैं, घर को डेकोरेट करती हैं, ये भी मेहमान के इस्तकबाल के लिए होता है। और मर्द उस मेहमान की बात को गौर से सुनकर उसकी इंस्ट्रक्शंस और हिदायत और तालीमात पर अमल पेरा होने की कोशिश करते हैं, ये भी मोहब्बत का अंदाज होता है। तो जो जिस अंदाज से भी मनाए, लेकिन इतना याद रखे कि वो सुन्नत हो, खुदा न खास्ता बिदत न बने और रसूमात न बने और खराफात न बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, तो सुन्नत और बिदत में क्या फ़र्क होता है? सुन्नत है आका से मोहब्बत, आका के बताए हुए तरीक़े पर, सहाबा के बताए हुए तरीक़े पर, और बिदत हैं आका से मोहब्बत, आका के तरीक़ों के ख़िलाफ़ अपने एतबार से। मुझे ये बताए, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि हिदायत पर कौन होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीक़े पर मैं और मेरे सहाबा है। आका के ज़माने में कितनी दफ़ा आका की विलादत का दिन आया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का दौर 110 हिजरी तक था। फिर उसके बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 150 हिजरी में, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 179 हिजरी में, फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 204 हिजरी में, फिर अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल गालिबन 241 हिजरी में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 256 में, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, अकाबिरीन और असलाफ, वो खैरुल कुरून जिनका ज़माना नबी के ज़माने के करीब था, उन्होंने इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया, नमाज़ें पढ़कर, तिलावत करके, नवाफिल का एहतमाम करके, सदका और खैरात करके, सरों पर अमामे सजाकर, चेहरों पर दाढ़ियाँ रखकर, हाथों में तस्बीह लेकर, तबलीग का काम करके, जिहाद का काम करके, सुन्नत लिबास ज़ेब तन करके, आँखों में हया का सुरमा आ जाए, कान मौसीकी की पीप से भरे हुए ना हो, ज़बान पर झूठ ना आए, बल्कि अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम आए, दिल में हसद, कीना और बुग़्ज़ ना हो, हमारी शादियाँ सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे कारोबार सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इस पैगाम को हम आम करेंगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी वो वाहिद बाबरकत प्लेटफॉर्म है जिस पर उम्मत मुत्तफ़िक हो सकती है, इस झंडे तले जमा हो सकती हैं। ये हमारे लिए शेल्टर हैं। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। मोमिन जो फिदा नक्शे कफ़े पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का ख़ज़ीना, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफ़ान से निकल जाएगा फिर इसका सफ़ीना। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती फ़ज़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे और रूह को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई। असल मकसद ही ये है कि हम इस पैगाम को समझ पाएँ कि क्या फ़र्क पड़ता है इन आदात या सुन्नत को फॉलो करके हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनिया आखिरत दोनों के लिए। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। यकीन, नज़्म और शुजात का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है पाक फ़ौज। आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। आज हम अपनी फ़ौज को खिराज अकीदत पेश करेंगे और उन वाक़यात का जिक्र करेंगे जब दुश्मन ने भी पाकिस्तान फ़ौज की जुर्रत और बहादुरी को तस्लीम किया। अभी हाल ही में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारतीय जनरल PR शंकर पाक फ़ौज की पेशावराना महारत का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए। भारतीय जनरल ने कहा, भारत ने चीनी हथियारों के खिलाफ उनसे लड़ाई की जो उन्हें चीनियों से बेहतर चलाते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से लड़ना आसान नहीं। जबकि भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाक फौज की तारीफ कर चुके हैं। जनरल S मोहन जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के फोर्स कमांडर तैनात थे। उन्होंने पाकिस्तान के अमन दस्ते की पेशावराना महारतों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लिखे खत में जनरल S मोहन ने कहा कि पाकिस्तानी अमन दस्ते ने जनूबी सूडान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल में मुश्किल काम किए। जब 1999 की कारगिल जंग हुई, उस वक्त टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि भारतीय फौज ने उनकी शुजात का एतराफ़ किया। इस महाज पर भारतीय फौज की तादाद ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कैप्टन कर्नल शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद भारतीय कमांडर ब्रिगेडियर SM बाजवा ने उनके जस्ते खाकी पर एक पुर्जा रखा। उस पर लिखा था, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बाद और बेजिगरी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए।
माजी में भी दुश्मन ने पाकिस्तानी फौज की दलेरी और पेशावराना सलाहियतों को सराहा है। जनरल मानेक शा जो 1971 में भारतीय फौज के सरबराह थे, वो 71 की जंग में पाकिस्तानी फौज की बहादुरी की तारीफ कर चुके हैं। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मानेक शा ने पाकिस्तानी फौज की तारीफ की और खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान एहसन मलिक के लिए तारीफी खत भिजवाया। कैप्टन एहसन मलिक अपने बहादुर फौजियों के साथ मशरकी पाकिस्तान के जंगी महाज पर थे। इस दौरान भारतीय अफवाज ढाका तक पहुंच गईं, लेकिन एहसन अभी तक ढाका से दूर अपने फौजियों के साथ महाज पर डटे हुए थे। उन्होंने अपने इलाके में भारतीय फौजियों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। भारतीय फौज की एक पूरी ब्रिगेड ने 21 दिन तक कैप्टन एहसन मलिक को घेरे रखा और पाक फौज के इस बहादुर सपूत ने सिर्फ 140 फौजियों की नफरी के साथ एक पूरे ब्रिगेड को रोके रखा। इस पर भारतीय फौज के सरबराह उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। पाक फौज की बहादुरी, पेशावराना महारत और वतन से बेलौस वफादारी हमारे लिए काबिल फख्र है। पाकिस्तानी फौज न सिर्फ सरहदों की मुहाफिज है, बल्कि एक बावकार और पेशावर फोर्स भी है, जिसका इतराफ पाकिस्तान का दुश्मन भारत भी करता है। वतन के इन मुहाफिजों को हम सलाम पेश करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बात कि हमारा असली दुश्मन भारत, जो कि हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता है, लेकिन वो भी हमारी बहादुरी की तारीफें करता नहीं थकता और हर मैदान में जब भी भारत के साथ आमना सामना हुआ, उसने पाकिस्तानी अफवाज की, पाकिस्तानी जवानों की बहादुरी की तारीफ की। तो इसमें क्या फर्क आपको बुनियादी नजर आता है दोनों अफवाज या दोनों तरफ से लड़ने वाली कुव्वतों के दरमियान? थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से आई थिंक सलाम है उन माओं को, बहनों को, उन बच्चों को जिनके वालिदैन या जिनके बच्चे शहादत का रुतबे पे जो फायज हुए, चाहे वो सिविलियंस हो या मिलिट्री, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, खासतौर पे मौजूदा जंग में और फिर 1965 में, उससे पहले भी जंगों में, बनियानुल मरसूस में। तो एक्चुअली तो ये वो हीरोज हैं हमारी कौम के, जिनके खून को हमने जवाबदेही करनी है, जवाबदेह होना है क़यामत के दिन। जब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री को कैसे यूनिक है, देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की जो फौज है वो अमन की फौज है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन करने वाली फौज है और एक स्टेबिलिटी और पीस अचीविंग मिलिट्री हम इसको बोलते हैं जी, पीस की खातिर काम करती है। और वो जज्बा जो एक मुसलमान सोल्जर में और खासतौर पे पाकिस्तानी सोल्जर में है कि जो उस मुल्क का हिफाजत कर रहा है, जो दो आइडियोलॉजी पे, एक बेसिक आइडियोलॉजी पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आइडियोलॉजी पे, तो उसका डिफेंस कर रहा, अपनी आज़ादी का डिफेंस करना किसी भी सोल्जर के लिए और खासतौर पर पाकिस्तानी सोल्जर के लिए बहुत ही एजाज की बात है और यही उसको डिफरेंशिएट करती है। देखिए पाकिस्तानी सोल्जर का कैरेक्टर, पाकिस्तानी सोल्जर की करेज और पाकिस्तानी सोल्जर की कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म, इसको मुमताज बनाता है ओवर एनी सोल्जर। हमने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ऑल मिलिट्रीज को हमने बड़े क्लोजली देखा है, उनके साथ काम भी किया है, उनको ऑब्जर्व भी किया है। जो मेकन टाइप पाकिस्तानी सोल्जर की है, वो शायद ही कहीं आपको मिले, विद ऑल दी लीगल रिसोर्सेज, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ और जिस डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ। अभी मैं आप शहीदों के बारे में जो कहानियां सुनते हैं, अभी मैं कैप्टन उज़ैर हैं, हाल ही में शहीद हुए हैं, उनके वाले साहब मुझे उनके मेजर शेख साहब उनकी डायरी दिखा रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया उस शहीद बच्चे ने और अपनी स्पिरिट को, और हम अपने यंगस्टर्स को देखते हैं, अभी वॉर हमने भी लड़ ली है, इन्हीं ऑपरेशंस में देख ली है, द वे आर यंगस्टर्स आर लीडिंग अस इन द वॉर, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो हमारे सिपाही हो फौज के या सेलर्स हो, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, इट इज अमेजिंग। समटाइम इट इज अनएक्सप्लेनेबल ऑन अ टीवी शो कि वो क्या जज्बात है, बट एनीवेज स्पिरिट ऑफ 1965 वो स्पिरिट है जिसपे आज का सोल्जर भी रह रहा है और वही डिफाइंस, वही डिफेंस, वही कैरेक्टर लेकर आज भी वो अपनी जंग लड़ रहा है। जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं है? 6 सितंबर 1965 एक अहद था, एक जज्बा था, एक सोच थी, और आज 2025 में बैठकर जब हम देखते हैं तो इस तमाम अरसे को या उस दिन की याद को ताज़ा करते हुए आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच थी या वो क्या जज्बा था जिसकी वजह से हमें उस वक्त भी कामयाबी मिली थी और यही तसलसल उससे पहले भी रहा और आगे भी जारी रहा? आपने खुद बनियानुल मरसूस का जिक्र किया। दो चीजें हैं जी जो पाकिस्तान के इन दोनों एप्लीकेशन में बहुत मुमताज बनाया जिसने पाकिस्तान को। नंबर 1, डिफाइंस, किसी की इजारादारी नहीं मानते, और ये डिफाइंस न सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर मौजूद है, यार पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ हुसैनियत। हर पाकिस्तानी हुसैनियत का प्रचार करता है, डिफाइंस। और दूसरा, नेशनल रिजॉल्व।
سپورٹ جو قوم کی سپورٹ فوج کو جب حاصل ہو جائے تو میں اس نتیجے پر پہنچوں کوئی بھی مارکا ہو اگر قوم اور ہماری پاکستانی افواج مل کے لڑیں گی جیسے 65 میں لڑا اور جیسے ابھی مارکا حق میں لڑا تو نو پاور آن گاڈز ارتھ کین ڈیفیٹ پاکستان. اور وہ جو قائد اعظم کا قول ہے کہ نو پاور آن گاڈز ارتھ کین ڈو انڈو پاکستان وہ بالکل صحیح ثابت ہو جائے گا. تو یہ دو ہی چیزیں ممتاز بناتی ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. جنرل صاحب دور بدل گیا, ٹیکٹکس بھی بدل گئے ہیں, ٹیکنالوجی بھی بدل گئی ہے, تو کیا ڈفرنس آیا ہے اس دور میں اور اب جو ہم 2025 میں جو ہم نے وار دیکھی یا 1965 میں جو وار ہوئی تھی؟ دیکھیے آف کورس ٹیکنالوجیز بہت آگے چلی گئی ہیں, اے آئیز کا استعمال ہو رہا ہے, انفارمیشن بہت اچھا ڈومین بڑھ گئی ہے. پہلے تو دیکھیں نا ریڈیو تھا ایک اور ایک ٹیلی ویژن تھا, اسی پہ خبریں آتی تھی, لوگ اسی کو سنتے تھے. آج انفارمیشن کا دور ہے, آپ کو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے لے کے ایک چھوٹی سی ڈپلائمنٹ سے لے کے بڑی اپلیکیشن تک ہر چیز لائٹ نظر آ رہی ہے, کب میزائل فائر ہوا, کدھر گر رہا ہے, کون سے علاقے ہٹ ہو رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی ہیز گون فار اہیڈ. پھر ڈائنامکس آف وار ہیو چینج, خاص طور پہ بھارت کے کانٹیکسٹ میں یہ تو ہمیشہ پراکسی, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, مائنڈ انفارمیشن وارفیئر, باقی وارفیئر, اس سے بہت اسپیکٹرم بڑھا دیا اور باقی فیوچر کی وار کا اور بڑھتا چلا جائے گا. بٹ الحمدللہ پاکستان واز کاگنیزنٹ آف دس, اور پاکستان نے اکراس آل اسپیکٹرمز آف وار ہر ڈومین میں رسپانس دیا. اس لیے تو انڈیا 24-25 آپ دیکھتے ہیں منٹ کے اندر گھٹنوں پہ آ گیا. جتنا صرف اس کے جہاز گرائے گا اس کا سسٹم ہی چوک کر دیا گیا. اس کی کرکٹ کی لائٹوں سے لے کر اور اس کے رافیل کی تباہی تک پاکستان نے صرف جھلک دکھائی ہے. اینڈ دیر از ناٹ ٹو کم اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچر دوبارہ کرنے کی کوشش. تو اس دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے. ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے, لیتھیلٹی زیادہ آ گئی ہے, ویپنز کی رینجز بڑھ گئی ہیں, چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آپریشنل جو لوپس ہیں, جو سائیکلز ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور ڈومین بہت بڑھ گئی ہے وارفیئر کی. ابھی دیکھیں نا وار صرف سرحدوں تک, اور اگلی وار اس سے بھی ڈفرینٹ ہوگی اور بہت امیجیٹ والی. وہ پھر نیشنز پہ ڈیپینڈ کرے گی کون سی نیشن کتنا کسی کو پین دے سکتی ہے اور خود کتنا برداشت کر سکتی ہے. اب تو ایوری سٹیزن آف دا کنٹری, کوئی بھی فار دیٹ میٹر ہو, ابھی دیکھیں نا یوکرین رشیا میں دیکھ لیں, ڈرونز, جس طرح پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ میں آپ اسی مارکر حق میں دیکھ لیجیے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ڈومینیٹ کیا اور کون کون سی فیلڈ میں. پھر انہوں نے بھی ہمارے ریزیڈینشل ایریاز جن کو سو کالڈ وہ ٹیررسٹ کیمپ کہتا ہے, جہاں تو اس نے 4 سال کی ہوا کی بچی مار دی, ایک 6-7 سال کا ارتضا کو شہید کیا, اور پھر کہتا ہے کہ میں نے ٹیررسٹ مارے. اور ود دس مائنڈ سیٹ جو سامنے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ دشمن بھی بہت ہی کمتر اور گرا ہوا ملا ہے. کوئی گریسفل ہوتا تو فائٹ کرنے کا اور مزہ آتا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور 6 ستمبر کے حوالے سے اور پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس, روس اور بھارت کی چین سے قربت اور بیجنگ کی فوجی پریڈ کے بعد امریکہ میں غیر معمولی سیاسی اور اقتصادی سرگرمیاں سامنے آئی ہیں. واشنگٹن نے بھارت کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے اور ایسے اقدامات کیے ہیں جو امریکی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں. پہلا اہم قدم یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کا نام بدل کر محکمہ جنگ رکھ دیا گیا ہے اور ایسا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کیا گیا ہے. اس حکم کے بعد پینٹاگون حکام نے وزیر دفاع پیٹ ہیگس کے دفتر کے باہر لگے بورڈ کو بدل دیا اور محکمے کی ویب سائٹ کو بھی نیا نام دے دیا گیا ہے. پرانی ویب سائٹ defense.gov اب war.gov پر ری ڈائریکٹ کر دی گئی ہے. دوسرا اہم قدم ٹرمپ, ان کے وزراء اور مشیروں کے بھارت کے خلاف بیانات ہیں جو بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری اور برکس میں شمولیت کے پس منظر میں دیے گئے ہیں. امریکی وزیر خزانہ ہاورڈ لنکن کا کہنا ہے کہ بھارت کو امریکہ اور روس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. امریکی وزیر خزانہ کے مطابق بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف کھڑا ہے. اگر وہ اپنی مارکیٹ نہیں کھولتا, روسی تیل کی درآمد بند نہیں کرتا, برکس کا حصہ چھوڑ کر امریکہ اور ڈالر کی حمایت نہیں کرتا تو اسے 50% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا. لٹنک نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جلد ہی معافی مانگے گا اور صدر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گا. وزیر خزانہ کے ساتھ ٹرمپ کے مشیر تجارت پیٹرنا وارو نے بھی بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. انہوں نے کہا
है कि भारत की ज्यादा टैरिफ की शरह अमरीकी मुलाजमतों को मुतासिर करती है। भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है और ये पैसा रूस की जंगी मशीन में जाता है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। भारत सच्चाई को नहीं मानता और सिर्फ कहानी घुमाता है। ये बयान देने वाले पीटर नवारो वही हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े को मोदी की जंग करार दे चुके हैं। अपने वजीर और मुशीर के बयान के बरक्स ट्रंप ने अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बहुत खास करार दिया है। अमेरिका में उठाया गया तीसरा अहम कदम सदर ट्रंप की टेक कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात है। माजी में ट्रंप ने एप्पल कंपनी को खबरदार किया था कि एप्पल की मसनूआत भारत के बजाय अमेरिका में ही तैयार कराई जाए। गुज़श्ता रोज उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से पूछा कि अब वो अमेरिका में कितनी सरमायाकारी करेंगे। टिम कुक का जवाब था $600 अरब। इसका यही मतलब है कि यह सरमायाकारी अब भारत की मार्केट से निकल जाएगी और अमेरिका की मार्केट में आएगी। खबरों के मुताबिक इन कंपनियों के खिलाफ भी कानून साजी की जा रही है जो अपना काम दूसरे ममालिक को आउटसोर्स करती हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो भी भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मुतासिर होगी। ये तमाम वाकयात और बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपनी पॉलिसी सख्त कर दी है, खासतौर पर चीन की बढ़ती हुई ताकत और रूस के साथ उसके ताल्लुकात के तनाजुर में। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब ये फरमाइएगा, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फ़ोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है। दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया था कि मोदी साहब उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन ये बहुत बुरे तरीके से अमेरिकन पॉलिसीज को अब्यूज करते रहे हैं। दोस्ती अपनी जगह, दोस्त तो वो पुतिन को भी कहते हैं, दोस्त तो वो कई दफा प्रेसिडेंट शी को भी कह चुके हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन अपने एजेंडे से हटते नहीं है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी सोचता है कि यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है। मोदी की वजह से आज रशिया जो है वो जंग लड़ रहा है, इतने साल लड़ता रहा है। रूबल एक बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पे सामने आता रहा है और उसके पीछे जो तेल ले रहा है चाइना और इंडिया और बिलखसूस मोदी साहब के सपोर्टर्स जो है भारत के अंदर, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। और फिर अंदाजा लगाएं, जरा बड़ी लुत्फ अंदोज करने वाली बात यह है कि भारत रशिया से तेल लेकर इंडिया में रिफाइन करके अमेरिका को बेचता रहा बाइडन और ओबामा पीरियड में। तो देखें, अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का भारत, रशिया, चाइना, इजराइल सारे मिलके भरपूर फायदा उठाते रहे। टाइम हैज कम अप कि अब दुनिया को चेंज होना होगा, दुनिया को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ चलना होगा। तारड़ साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कुछ कंपनीज को कहा कि वो इंडिया के अंदर सरमायाकारी ना करें, फिर पाबंदियां लगाई, 50% टैरिफ लगाया, फिर प्लान ए, बी और सी की बात की कि और भी प्लान्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इंडिया तो अल्टरनेटिव के लिए तैयारी कर रहा है। वो अपने मुल्क में जीएसटी कम कर रहा है ताकि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करे या उस स्टेबिलिटी को कायम रख सके। तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, कोई प्रेशर तो नहीं डेवलप हो पा रहा? आप चंद दिनों में देखेंगे, कल हमारे जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उनकी स्टेटमेंट जरा देखें। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर भारत टेबल पर आकर माफी मांगेगा। आप क्या समझते हैं कि वो रोटी को चोची कहते हैं? वो इस तरह नहीं है। दर हकीकत उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि जो कुछ भी भारत कर रहा है उसकी एक्सपायरी डेट विद इन 60 डेज है। और तीसरी बात यह है कि देखें, कंट्री की इकॉनमी रियलिस्टिकली बड़ी होना या साइज के लिहाज से, भारत की आबादी के लिहाज से बड़ी इकॉनमी को आप इकॉनमी नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ इकॉनमी। सिर्फ 2 लोगों के पास पैसा है, अंडानी और अंबानी, आप इसको इकॉनमी नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो रशिया तो देखिए उनके साथ उनके 1947 से रिलेशनशिप है, लेकिन रशियन इकॉनमी देखते हैं कितना अरसा सर्वाइव करेगी। चाइना जो है वो कभी भी अपनी भारत के साथ नहीं चल पाएगा। उसकी वजह यह है कि दलाई लामा भी वहां बैठे हैं, जंगें लड़ चुके हैं, बल्कि उनके बॉर्डर के ऊपर अपने जो उनकी मिलिट्री है वो दे आर स्टैंडिंग बाय। अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को वो कुर्बान नहीं करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भारत के हाथों बिल्कुल नहीं बेचेगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन भारत बड़ी जल्दी घुटनों के बल आएगा। मेरे ख्याल में भारत के पास सिर्फ इस वक्त एक ही चॉइस है, या मोदी या अमेरिका। तो मेरे ख्याल में भारत जो है will move forward within 2 months with some different kind of other plan B or with some other leader.
बज़ाहिर तो लगता है कि इंडिया के साथ मसला नहीं है, असल मसला तो रशिया के साथ है, तो डायरेक्ट रशिया पर क्यों नहीं प्रेशर बिल्ड किया जाता? अलास्का पे मुलाकात की जाती है और उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि पर्सनली अपनी स्पीचेस में कह चुके थे, इलेक्शन कैंपेन में कह चुके थे, रशियन वॉर उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, और वो मसला अब तक बरकरार है। देखिए बरकरार जरूर है। 12 साल जो है, 12 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को 1 साल भी नहीं हुआ व्हाइट हाउस में आने में। अपनी भरपूर कोशिश वो कर रहे हैं, या तो बताएं उनकी कोशिशों के ऊपर किसी को शक हो, हर जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, और नोबेल पीस प्राइज जो है वो खुद इसके ख्वाहिशमंद हैं। दूसरा ये सबसे बड़ी बात यह कि मैं मेरा ख्याल उन चंद पाकिस्तानियों में हूं जो पिछले तकरीबन 2017 से 16 से उनके साथ हूं, और मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट। अपनी लेगेसी एज अ पीस मेकर वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनमें वो अपनी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरा जहां तक अपना जाती ख्याल है कि अगले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक we will come to the conclusion of Ukraine, not only Ukraine, Gaza at the same time. ये फरमाइएगा तारड़ साहब कि ब्लॉक्स की बात होती है और हर एक को चाहिए होता है कि अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखे। आपको नहीं लगता ट्रंप साहब के फैसलों से भारत दूसरे ब्लॉक में जा रहा है? हमने देखा एससीओ के अंदर किस तरह की मुलाकातें हुई, फिर मिलिट्री परेड के अंदर जो कुछ चाइना ने शो किया, तो उसकी ही डोनाल्ड ट्रंप साहब महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ अमेरिका ही परेशान नहीं है। भारत के फ्लिप फ्लॉप, जिसको वो हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम देते रहे हैं, वो पॉलिसीज क्या हैं कि साथ यूक्रेन को भी कॉल करनी, साथ पुतिन से भी मिल लेना, सुबह कॉल कर देनी इजराइल को, पिछले टाइम गाजा के साथ खड़े हो जाना। दूसरा उसमें अमेरिका के साथ जो है वो अलायंस बना लेना, साथ ब्रिक्स में भी चले जाना। तो वो खुद कंफ्यूज हैं। अब इस दौरे का आप अंदाजा लगाएं कि मोदी साहब जापान चले गए पहले, और उसके बाद चाइना चले गए, और उसके बाद चाइना में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं, जापान में एम्बेसडर रह चुके हैं, उनके साथ नहीं है। तो दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि व्हाट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये मोदी साहब इंडिया को कहां ले जाना चाहते हैं, इनका व्हाट इज इंटेंशंस आर, ये किसके साथ हैं, किसके दोस्त हैं ये। तो वो हकीकत ये कंफ्यूजन है, और इस वक्त टाइम आ चुका है कि ब्लॉक जो है, मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली कोशिश ये थी, और उनका कि वो हमेशा अपने स्पीचेस में भी कहते रहे कि अगर वो सदर होते तो वो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की उस चाइना रशिया अलायंस को तोड़ने की, वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्लान बी पर जाएंगे। और प्लान बी क्या है? योल्टा 2 करेंगे, मिलेंगे पुतिन साहब से भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट शी से भी मिलेंगे, अपनी हदूद जो है वो तय की जाएंगे, उसके अंदर काम किया जाएगा, लेकिन ट्रेड की तरफ जाएंगे, इकॉनमी की तरफ जाएंगे, जंगों की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर आपने कंफ्यूजन का जिक्र किया, तो गजा वॉर अभी तक नहीं रुकी, और ये रशिया तो चले उस अलाय में नहीं है, या उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसराइल के ताल्लुकात तो ज्यादा बेहतर है अमेरिका के साथ, तो अब तक वो क्यों नहीं रोक पाए? देखिए, उसमें भी कोशिश उन्होंने की है। पिछले अमेरिकन सदूर के लिहाज से अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, तो उन्होंने इजराइल की मर्जी के बगैर भी, हालांकि आपको यहां ये याद रखना होगा, अमेरिका को इस जगह पे लाने वाले सारे जूइश साइंटिस्ट थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें, अमेरिकन इकॉनमी पे उनके ग्रिप देखें, इस वक्त उनका पॉलिटिक्स में जोर देखें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद सदर हैं जो इजराइल की मर्जी के बगैर डायरेक्ट हमास से भी एंगेज करते रहे हैं, इजराइल की मर्जी के बगैर डायरेक्ट हूतीज के साथ भी डील करते रहे हैं, इजराइल के मर्जी के खिलाफ ईरान से भी डायलॉग करते रहे हैं। तो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब इज मूविंग टुवर्ड्स द पीस, लेकिन इजराइल को यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियस। उनकी पॉपुलेशन देखें, इस वक्त उनका दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस देखें, हर दुनिया का बड़ा स्टार्टअप जो है इजराइल से शुरू होता है। अगर सारी दुनिया पढ़ाई छोड़कर बैठी हो, सारा मेरा मकसद है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप किसी भी टेक्नोलॉजी में अपनी तवज्जो ना दे रहे हो, तो उसमें इजराइल का कसूर नहीं है, कसूर दुनिया का है। आप देख लें, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और किस तरीके से हमारे साथ आज से नहीं, इजराइल शुरू से मुसलमानों के साथ किस तरह डील कर रहा है। आप 1.5 बिलियन मुसलमानों को ब्लेम करेंगे, या फिर आप, लेकिन तारड़ साहब उस इन्फ्लुएंस का क्या फायदा जो जुल्म पर जुल्म कर रहा है, उस कोशिश का क्या फायदा जहां पर शहादतों को नहीं रोका जा सकता या मजालिम को नहीं रोका जा सकता?
डेफिनेटली मैं आपसे बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा। जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? दुनिया सो रही है। दुनिया को चाहिए यूनाइटेड हो। सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, आपके पास तेल है, सब कुछ है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने मुल्कों में नहीं बना सके, आप एक अच्छा अस्पताल नहीं बना सके, आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं, तो कसूर किसका है? दर हकीकत आपको अपना होमवर्क करना होगा, आपको अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ानी होगी। हमारे साथ साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारक मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।